गुड मॉर्निंग दोस्तों। दोस्तों सबसे पहले आप लोग के लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। अब आप बोलेंगे कल एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी तो इन्होंने टाइम बढ़ा दिया था, टाइम बदल दिया था। आज भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, आज भी टाइम बदल देंगे क्या? जी नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि हमारे चैनल का नाम बदलने वाला है। हमारे चैनल का नाम ये हो गया है IAS.edu। तो अगर आप लोग के पास इस चैनल का नोटिफ़िकेशन आता है तो परेशान नहीं होना है कि भैया ये कौन-सा चैनल है? हमने तो कभी सब्सक्राइब ही नहीं किया, ये कहाँ से आ गया? अरे यार ये क्या हो गया? ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है? ये हमारे चैनल का नया नाम है, मैं इसको हर जगह अपडेट कर दूँगा। अब आप बोलेंगे सर नाम क्यों बदला? तो उसके पीछे कोई ख़ास वजह नहीं दोस्तों, बस उस चैनल के नाम में पहले मेरा नाम आ रहा था OR, और बार-बार अपना नाम लेना ठीक नहीं लग रहा था, तो इस वजह से मैंने उसका नाम बदल दिया है। उम्मीद है दोस्तों नाम बदलने से आपके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, चैनल तो वही है, पढ़ाने वाला भी वही है, बोलने वाला भी वही है, तो आप लोग के ऊपर इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। बल्कि अब तो नाम और आसान हो गया है, 3 अक्षर बोलना है, वो भी जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं IAS.edu बस। तो यहाँ पे IAS एजुकेशन हो गया समझ लीजिए एक तरीके से, तो आप लोग को और भी दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों अगर आप लोग को अच्छा नहीं लगेगा नाम बदलना, तो भी कोई बात नहीं, अब इसी नाम के साथ जाना है, ठीक है? तो चलिए बाकी सारी ज्ञान की बातें बाद में, अपना वीडियो शुरू करते हैं, अपना लेक्चर शुरू करते हैं। लेकिन अब ये नाम ध्यान रखिएगा, ऐसा ना हो कि आप लोग के पास नोटिफ़िकेशन आए और आप लोग घबरा जाएँ कि यार ये कौन-सा चैनल है। तो चलिए पहले एक वीडियो देखिए फिर उसके बारे में बात करते हैं हम। तो ये वीडियो देखा अब दोस्तों आप सबने। दोस्तों इसकी आवाज़ मैंने जानबूझ के बंद कर रखी क्योंकि जो लोग ये रिकॉर्ड कर रहे थे ना वो थोड़ा-सा अपशब्द का यूज़ कर रहे थे, तो मैंने वॉइस कट कर दी वहाँ से, मतलब मैंने वॉइस ही हटा दी है। दोस्तों ये वीडियो है एक बाप के द्वारा अपने बेटे को तलाक लेने पे वापस लाया गया। जब उसकी बेटी का तलाक हुआ तो अपने बेटी को घर लेकर के आया और एकदम उसी तरीके से जैसे उसकी बारात गए थे उसी तरीके से इसको सेलिब्रेट किया। ऐसे बाप के लिए एक लाइक तो बनता है, एक सैल्यूट तो बनता है यार। और उन्होंने इस चीज़ को खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक पे शेयर किया था। ये देखिए उनका नाम लिखा भी है, प्रेम गुप्ता। दोस्तों यहाँ पे हुआ क्या था, तो देखिए इनकी बेटी की शादी की गई थी इनके द्वारा, यानी कि अरेंज मैरिज। खास करके इंडिया में यही तो चलता है, अब इसमें बोलने वाली ज़रूरत नहीं है। बहुत रेयर केस होता है खास करके हमारे जैसे फैमिलीज़ में जहाँ लव मैरिज हो सक्सेस हो जाए। तो इन्होंने अरेंज मैरिज कराई थी। अब इन्होंने ये कहा कि अगर मुझे ये पता चलेगा कि कोई गलती हो गई, मेरी बेटी उसके साथ नहीं रह पा रही है, तो फिर उसको वापस घर लाने में क्या दिक्कत है? ससम्मान मैं उसको घर लेके आऊँगा, ढोल-ताशे के साथ उसको घर लेके आऊँगा और उसकी इज़्ज़त करूँगा और उसको इस तरीके से रखूँगा जैसे पहले वो रहती थी। उसके ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। अगर मान लीजिए कि मेरी हरकतों की वजह से वो डिप्रेशन में चली गई या सुसाइड कर लेते कि तलाक हो गया, अब कैसे होगा, समाज क्या कहेगा? तो फिर वो मेरी गलती है। यानी अरेंज मैरिज हमने की थी, तो यहाँ पे तो हमारी गलती हुई ना, तो हम उसकी सज़ा अपनी बेटी को क्यों दें? और उन्होंने जो एक लाइन कही थी वो मुझे बहुत अच्छी लगी यार। उन्होंने कहा कि जो बेटी है ना वो बहुमूल्य है, उसका कोई मूल्य नहीं है। तो भैया क्यों हम उसकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं? अब ये चीज़ बहुत ही अच्छी है कि बाप होकर ऐसी बातें समझते हैं। वैसे भी जहाँ तक मुझे पता है बेटियाँ बाप के ज़्यादा करीब होती हैं। क्यों? आप लोग का क्या ख़्याल है? और बेटे जो होते हैं माँ के ज़्यादा करीब होते हैं। दोस्तों अगर ऐसे समाज में हमारे समाज में ऐसे बाप होने लग जाएँ तो कितनी अच्छी बात है ना कि अगर बेटी का तलाक हो रहा है तो उसको सपोर्ट करते हैं। जबकि हमारे यहाँ पे सामान्यतः तलाक को अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। आप देखेंगे ख़ास करके इंडियन कल्चर में, समाज में यहाँ पे अच्छा नहीं माना जाता तलाक को, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे बाप हैं, कुछ ऐसे एग्ज़ाम्पल हैं कि अगर बेटी का तलाक हो रहा है तो उसको उसी तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं जैसे शादी को सेलिब्रेट की थी। पूरा ढोल-ताशा लेकर के पटाखा-वटाखा आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये बहुत अच्छी बात है यार। इससे होता ये है ना कि जो सामने वाला बंदा है यानी कि चाहे इनकी बेटी हो गई, इसी तरीके से और भी चीज़ें, जैसे अगर एग्ज़ाम में कोई बच्चा फेल हो जाता है तो उसको डाँटने की जगह पहले उसको सेलिब्रेट करिए, उसको समझाइए कि हाँ, गलती हुई है लेकिन उसको इस तरीके से ट्रीट मत करिए। उसके ऊपर इतना प्रेशर मत डालिए कि यार वो सुसाइड की कंडीशन तक पहुँच जाए। जब आपकी औलाद ही नहीं रहेगी, आपके साथ रहने वाला ही नहीं रहेगा तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है? तो आप उसको डाँटिए, बोलिए, लेकिन इस तरीके से उसको फ़र्क ना पड़े, मतलब उसको ये ना लगे कि भैया मुझे टॉर्चर किया जा रहा है। अब आप पढ़ाई के नाम पे उससे कह रहे हैं कि मुझे 99% चाहिए, नहीं आता तो आप उसको पीटते हैं, उसको जलील करते हैं, ये चीज़ थोड़ी ना ठीक है यार। मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए। बल्कि इससे सीख लीजिए कुछ। और ये सिर्फ़ एक बाप की बात नहीं है, अगर हमारे समाज का हर बाप ऐसा हो जाए ना, तो हमारे समाज में बहुत ही अच्छी चीज़ें होंगी। बेटियों की सुसाइड कम हो जाएगी और उनको शादी करने के बाद इस बात की टेंशन तो नहीं रहेगी यार कि घुट-घुट के जीना है, कि बाप की इज़्ज़त है। हमारे यहाँ पे तो ख़ास करके ये जुड़ जाता है कि बाप की इज़्ज़त की बात क्या है, अगर तलाक हुआ तो बाप की इज़्ज़त चली जाएगी। ऐसा क्यों है यार? अगर साथ नहीं रह पा रहे हैं, अगर थोड़ी प्रॉब्लम है, नहीं जम रही है दोनों की, नहीं बन रही है दोनों की, तो उसमें बाप की इज़्ज़त जाने की बात कहाँ से आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक तो आप लोग का ये देखिए, यहाँ पे भी प्रीमियम लगा हुआ है। तो दोस्तों इस आर्टिकल में बात करने वाले हैं हम गगनयान मिशन के बारे में। एक्चुअली आज के दिन हम क्रू एस्केप का परीक्षण करने वाले हैं, तो इसी वजह से ये चर्चा में है। तो आप इसको ध्यान से पहले देख लीजिए। यही है जो आपका पूरा सिस्टम है, क्योंकि इसी के ऊपर आर्टिकल पूरा टिका हुआ है। इसी को कहा गया है क्रू एस्केप सिस्टम। एस्केप का मतलब क्या होता है? बच के निकलना। तो इसी तरीके से यहाँ पे बात की जा रही है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि पूरा आर्टिकल इसी के ऊपर टिका हुआ है। दोस्तों आप सभी को पता है कि गगनयान मिशन जो है, ये हमारा अंतरिक्ष के लिए कार्यक्रम है और इसमें टोटल 3 मिशन शामिल है, जिसमें से 2 अंतरिक्ष में जाएँगे जो वो मानव रहित रहेंगे। यानी इसमें मानव नहीं रहेगा, लेकिन एक में ऐसा रहेगा जिसमें मानव रहेगा। तो जिसमें मानव को भेजना है,
क्रू मतलब एक तरीके से आप समझिए मेंबर, जो सदस्य जिसमें बैठ करके जाएँगे, तो उसी को चेक करने के बारे में हम ये आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं। उसी को चेक करेंगे आज, उसी का परीक्षण करेंगे कि जिसमें हमारे मेंबर्स बैठ के जाएँगे, हमारे अंतरिक्ष यात्री बैठ के जाएँगे, वो सेफ है कि नहीं, वो ठीक तरीके से काम करता है कि नहीं। अगर कोई इमरजेंसी बन जाती है, अब मान लीजिए ये अंतरिक्ष में जा रहा है, ये अब यहाँ पे कोई इमरजेंसी बनती है, तो हमारे जो क्रू मेंबर है कम से कम उनकी जान तो बचाई जा सके, तो इसके लिए क्या सिस्टम अपनाया गया है, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे अभी आप आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि कितने अच्छा सिस्टम अपनाया गया है कि अगर कोई इमरजेंसी पड़ती है, तो ये सिस्टम अलग हो जाएगा और पैराशूट के माध्यम से कहीं लैंड कर जाएगा, ताकि हमारे जो अंतरिक्ष यात्री हैं, उनकी जान बच जाए। तो दोस्तों इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। क्रू का मतलब एक तरीके से आप सदस्य समझिए, यानी कि जो अंतरिक्ष यात्री हैं, उनके बारे में बात की जा रही है। चलिए देखते हैं इस आर्टिकल के महत्वपूर्ण बिंदुओं को। तो इसरो 2025 में एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में लॉन्च करने के उद्देश्य से सिस्टम और प्रक्रियाओं की श्रृंखला का परीक्षण करेगा और ये पहला परीक्षण है। फ्लाइट टेस्ट व्हीकल एबॉट मिशन 1 TVD-1 गगनयान परियोजना के क्रू एस्केप सिस्टम के प्रदर्शन को प्रदर्शित करेगा। यह उड़ान सुरक्षा तंत्र का परीक्षण करने वाले 2 निरस्त मिशनों में से पहली होगी, जो गगनयान चालक दल को आपातकालीन स्थिति में अंतरिक्ष यान छोड़ने की अनुमति देगी। तो वही बात की जा रही है कि जो गगनयान मिशन जाएगा, अब इसमें जो लोग रहेंगे, अगर कोई इमरजेंसी बनती है, मान लीजिए ठीक तरीके से काम नहीं करता है या जहाँ जाना चाहिए था वहाँ नहीं पहुँच रहे, तो ये लोग क्या करेंगे, ये जो क्रू एस्केप सिस्टम उसके माध्यम से ये बाहर आ जाएंगे और हमारे अंतरिक्ष यात्री सेफ बचा लिए जाएंगे। परीक्षण अभ्यास में रॉकेट को निरस्त सिग्नल ट्रिगर ट्रिगर होने से पहले लगभग 17 किलोमीटर की ऊंचाई तक उठाया जाएगा, जिससे क्रू मॉडल अलग हो जाएगा, जो बंगाल की खाड़ी में स्प्लैश डाउन के लिए पैराशूट का उपयोग करके उतरेगा। अब यहाँ पे बात ये की जा रही है कि इसको देखिए एक सेकंड, ये अब ये जाएगा 17 किलोमीटर की ऊंचाई तक। ठीक है, अब यहाँ पे पता चलता है कि कोई इमरजेंसी कंडीशन बन गई है, तो क्या करेंगे, जो क्रू एस्केप सिस्टम है, क्रू मॉड्यूल है, इसको अलग कर देंगे और ये जो पैराशूट का उपयोग करके कहाँ पे उतरेगा, तो बंगाल की खाड़ी में उतर जाएगा, ताकि सेफली यहाँ पे हमारे जो अंतरिक्ष यात्री हैं, उनको बचाया जा सके। और जो बंगाल की खाड़ी, यहाँ पे पहले से ही एक जहाज और कुछ गोताखोर इनका वेट कर रहे होंगे, ताकि अगर कोई दिक्कत होती है तो उनको बचा लिया जाए। तो इस तरीके से काम करने वाला है। इसको यहाँ से भी आप समझ सकते हैं। तो ये देखिए टेस्ट व्हीकल लॉन्च किया जाएगा और ये जैसे धीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते जाएगा, फिर पता चला कि कोई इमरजेंसी बन रही है, तो यहाँ इस तरीके से देखिए अभी पैराशूट खुल गया है, अब ये लोग उतर जाएँगे यहाँ पे और ये सीधे बंगाल की खाड़ी में, ताकि इन लोगों को सेफली बचाया जा सके। इस तरीके की अगर कोई एक्सट्रीम कंडीशन बनती है, ये रहा आपका क्रू मॉड्यूल। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लिक्विड फ्यूल का यूज़ करने वाला है, तरल पदार्थ का यूज़ करने वाला है अपनी उड़ान भरने के लिए। इसी को प्ररोदन कहा जाता है, जो भी हम मिसाइल में और रॉकेट में ईंधन यूज़ करते हैं, उसी को प्ररोदन कहा जाता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। और फिर जो हमारा ये परीक्षण वाहन है, ये भी देखिए बंगाल के खाड़ी में गिर जाएगा, लेकिन ये अलग जगह गिरेगा और ये लोग अलग जगह लैंड करेंगे और दोनों सेफ रहेंगे, क्योंकि आपको पता है पानी से ज़्यादा जगह सेफ और कोई नहीं हो सकती इस चीज़ के लिए। तो यहाँ पे इसलिए इस तरीके से दिखा जा रहा है कि हम लोग परीक्षण तो कर ले, पहले 2025 में जाना है, लेकिन उसके पहले हम परीक्षण तो करें कि हाँ भैया कहाँ तक सफल हुए हैं और जो हम करने जा रहे हैं उसमें सही सफलता का रेट क्या रहेगा, हमारे वाहन ठीक तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं, हमने जैसा सोचा उस तरीके से काम होगा भी कि नहीं। तो जाहिर सी बात है उसके बारे में हमें परीक्षण तो करना ही पड़ेगा। तो वही चीज़ है, इस चीज़ को ध्यान से देख लीजिएगा। गगनयान परीक्षण यान का लिफ्ट ऑफ और स्प्लैश डाउन कैसे होगा, वही कि ये ऊपर कैसे जाएगा और फिर यहाँ पे नीचे कैसे आएगा, कैसे बंगाल की खाड़ी में गिरेगा। परीक्षण मिशन सुबह 8 बजे उड़ान भरने से लेकर क्रू मॉड्यूल के श्रीहरिकोटा तट से लगभग 10 किलोमीटर दूर उतरने तक कुल 532 सेकंड तक चलेगा। तो सुबह 8 बजे उड़ान भरेगा, जैसे हमारा लेक्चर अपलोड होगा वैसे ही ये उड़ान भरेगा। अब यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि उड़ीसा के श्रीहरिकोटा तट से लेकर के लगभग 10 किलोमीटर दूर उतरने तक कुल 532 सेकंड तक चलेगा, यानी 532 सेकंड तक ये पूरा मिशन चलेगा, उसके बाद फिर ये उतर जाएगा। रॉकेट कम लागत वाला परीक्षण वाहन है। उड़ान के दौरान 363 मीटर प्रति सेकंड या लगभग 1307 किलोमीटर प्रति घंटा के चरम सापेक्ष वेग तक पहुंच जाएगा। परीक्षण के लिए क्रू मॉड्यूल खाली रहेगा। अब ये जो क्रू मॉड्यूल है आपका, यहाँ पे देखिए, इसमें कोई अंतरिक्ष यात्री इस समय नहीं बैठा होगा, क्योंकि यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं हम, तो टेस्ट करते समय हमें अंतरिक्ष यात्री बैठाने की जरूरत नहीं है। पता चला कि टेस्ट करते टाइम में हमारे अंतरिक्ष यात्री बेचारे, उनको कोई दिक्कत हो गई, अब वो जा ही ना पाए मिशन पे, तो इसलिए इसको खाली रखा जाएगा। सिर्फ ये देखा जाएगा कि ठीक तरीके से खुल रहा है कि नहीं, ठीक तरीके से लॉन्च हो रहा है कि नहीं, पैराशूट का उपयोग करके उतर पा रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे बात करिए कि परीक्षण क्या किया जाएगा, तो यहाँ पे बात करें कि सबसे पहले नए परीक्षण वाहन का ही प्रदर्शन किया जाएगा। सबसे पहले नए परीक्षण वाहन का ही परीक्षण किया जाएगा। नए परीक्षण वाहन क्या है, तो दोस्तों जैसे कि यहाँ बात की जा रही है कि जो ये मॉड्यूल लॉन्च किया जाएगा ना, इसको लॉन्च करने के लिए, इसका परीक्षण करने के लिए हमारे इसरो ने एक कम लागत वाला परीक्षण वाहन बनाया है। तो उसी को सबसे पहले तो उसी को हम देखेंगे कि वो ठीक तरीके से काम कर रहा है कि नहीं, उसके बाद हम लोग क्रूज के वाला मिशन देखेंगे। दूसरा, ये क्रू मॉड्यूल के मूल संस्करण का प्रदर्शन करेगा। कैप्सूल, जिसमें गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान दौरान अंतरिक्ष यात्रियों को बैठाया जाएगा। तो वही बात करें, जिसमें अंतरिक्ष यात्री बैठेंगे, फिर उसको चेक करेगा। सबसे पहले किसको चेक करेगा, तो सबसे पहले चेक करेगा जो इसको लॉन्च करने के लिए, जो इसको परीक्षण करने के लिए हमने वाहन बनाया, इसरो ने वाहन बनाया, पहले उसी को चेक करना है भाई वो ठीक तरीके से काम करेगा कि नहीं। जब वो चेक हो जाएगा तो फिर दूसरे स्तर पर हम ये चेक करेंगे जिसमें हमारे अंतरिक्ष यात्री बैठ के जाने वाले, उसको हम चेक करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि वो परीक्षण क्या चेक करेगा, तो वही कि हमारे अंतरिक्ष यात्री अगर कोई एक्सट्रीम कंडीशन में है तो इसमें से निकल करके कैसे बचेंगे, कैसे अपनी जान बचाएंगे।
उसका चेक किया जाएगा। नया परीक्षण वाहन क्या है? अब नाम से देखना कि परीक्षण वाहन, तो हमारा जो गगनयान मिशन है, जो क्रू एस्केप मॉडल है, यानी कि हमारे अंतरिक्ष यात्रियों की जान बचाने के लिए जिसको डिज़ाइन किया गया है, उसी की जाँच करने के लिए, उसी का परीक्षण करने के लिए भैया ये ठीक तरीके से काम कर रहा है कि नहीं, हमने एक नया वाहन बना लिया है। अब ये वाहन क्यों बनाया है? तो क्योंकि इसके पहले जिससे हम परीक्षण करते थे उसकी लागत बहुत ज़्यादा थी। जैसे आप यहाँ पे देखिए 300 से 400 करोड़ रुपए लग जाते थे। क्योंकि इसके पहले हम किसके द्वारा लॉन्च करते थे? तो जीएसएलवी एम के थर्ड प्रक्षेपण के द्वारा लागत इसकी आती थी 300 से 400 करोड़ रुपए एक प्रोजेक्ट के हिसाब से। तो इस लागत को कम करने के लिए इसरो ने एक नया तरीका खोजा कि भई परीक्षण ही तो करना है, तो परीक्षण तो किसी भी वाहन से हम कर सकते थे, तो क्यों ना उस लेवल पे पहुँचा करके हम एक परीक्षण वाहन बना लें जिसकी लागत भी कम हो। तो इसलिए एक नया वाहन विकसित किया गया परीक्षण के लिए। तो इसी के बारे में अगर हम बात करें, जबकि अंतरिक्ष में और वापसी के लिए क्रू मॉड्यूल की पूर्ण परीक्षण उड़ान 2024 में मानव रेटेड एलवीएम-3 रॉकेट, अब इसके द्वारा होगी मानव रेटेड एलवीएम-3 रॉकेट, भारी लिफ्ट जीएसएलवी एम के थर्ड रॉकेट का उन्नत संस्करण है ये, इस पर की जाएगी। मिशन के लिए इसरो कम लागत वाले बुनियादी रॉकेट का उपयोग करेगा, जिसे उसने विशेष रूप से प्रणालियों का परीक्षण करने के लिए बनाया है। तो यही है नया परीक्षण वाहन। यह परीक्षण वाहन मौजूदा तरल प्रणोदन तकनीक का उपयोग करेगा, वही यानी कि लिक्विड ईंधन का प्रयोग करेगा सीधा-सीधा। लेकिन इसमें थ्रॉट लेवल और पुनः आरंभ करने योग्य L-110 विकास इंजन, जो एलवीएम थर्ड रॉकेट का मुख्य दूसरा चरण बनाता है, जैसे नवाचार है जो प्रणोदक उपयोग को नियंत्रित करने में सक्षम। अभी टेक्नोलॉजिकल वर्ड है कि इसमें कौन सा इंजन यूज किया गया, तो L-110 विकास इंजन यूज किया गया है। ये जो एलवीएम थर्ड रॉकेट है जिसके द्वारा अब हमें लॉन्च किया जाना था, तो इसका सेकंड चरण जो है उसके लिए इसको यूज किया जाता था L-110 विकास इंजन को। बात की जा रही है कि जो क्रू मॉडल है इसकी एकमात्र पिछली परीक्षण उड़ान कब हुई थी, तो ये 18 दिसंबर 2014 को किसके द्वारा हुई थी, तो जीएसएलवी एम के थर्ड रॉकेट के द्वारा हुई थी। और यहाँ पे इसकी लागत बहुत ज्यादा आई थी, इसीलिए इसरो ने कहा कि यार हम एक नया वाहन बनाएंगे, एक नया परीक्षण वाहन बनाएंगे जिसके द्वारा हम ये परीक्षण कर सके, क्योंकि हमें सिर्फ परीक्षण ही करना, तो उसके लिए 300 से 400 करोड़ रुपए खर्च कर देना ये ठीक बात नहीं है। इसरो का ऐसा कहना था। और यहाँ पे इसका नाम क्या रखा गया था, क्रू मॉडल एटमॉस्फेरिक रे एंट्री एक्सपेरिमेंट या केयर। तो इसको ध्यान में रखिए कि 2014 में एक बार हमने इसका परीक्षण किया था, लेकिन यहाँ पे किसके द्वारा किया था, तो जीएसएलवी एम के थर्ड के द्वारा किया था। गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम का बजट लगभग 9,000 करोड़ रुपए है। क्रू एस्केप सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें, यानी कि जिसमें हमारे मेंबर बैठे रहेंगे, जिसका परीक्षण किया जाना है कि सेफ बच के आ पाएगा कि नहीं अगर कोई एक्सट्रीम कंडीशन बनती है, उसके बारे में अगर हम बात करें, तो 11 अक्टूबर 2018 को रूसी सोयूज एफजी रॉकेट की विफलता के कारण अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन सॉरी आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, आईएसए याद आ रहा है इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये आईएसएस है, यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए अभियान समय से पहले समाप्त हो गया था। यानी रूस ने इसे ट्राई किया था, तो उसका जो अभियान था वो अंतरिक्ष में पहुंचने से पहले, अंतरिक्ष यान पर पहुंचने से पहले, अंतरिक्ष स्टेशन पे पहुंचने से पहले ही इसका मिशन विफल हो गया था, असफल हो गया था। तो इसी की वजह से यहाँ पे हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि हमारा भी मिशन विफल हो जाए और हमारे अंतरिक्ष यात्रियों की भी जान चली जाए। जैसे 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर विफलता का पता चला, एक आपातकालीन ऑपरेशन में क्रू मॉड्यूल को रॉकेट से अलग कर दिया गया और मिशन में सवार 2 अंतरिक्ष यात्री, एक तो रॉसकॉसमोस ये क्या है, तो ये रसिया की स्पेस एजेंसी का नाम है, तो यहाँ से आपको उसकी स्पेस एजेंसी का नाम भी पता चल गया। इसके कौन थे अंतरिक्ष यात्री, तो एलेक्सी ओवेशिनिन, और नासा के एक अंतरिक्ष यात्री थे उनका नाम था निक हेग। इन दोनों को कजाकिस्तान के बैकोनूर कॉस्मोड्रोम में लॉन्च स्थल से एक 402 किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी पर उतार लिया गया था। जब इनका मिशन विफल होने लग गया तो इनको पता चला कि भैया मिशन तो खराब हो रहा है, विफल हो रहा है, तो जो हमारे अंतरिक्ष यात्री क्यों ना उनकी जान बचा ली जाए। तो इनको जहाँ से लॉन्च किया था वहां से 402 किलोमीटर दूरी पर इनको लॉन्च कर दिया गया, इनको उतार दिया गया, इनको सेफ बचा लिया गया ताकि हमारे अंतरिक्ष यात्री बचे रहें। सोयूज MS-10 मिशन की विफलता 1975 के बाद सोयूज रॉकेट की पहली मध्य उड़ान विफलता थी और 55 प्रक्षेपणों में से सोयूज एफजी रॉकेट की पहली विफलता थी। तो यहाँ पे ये सोयूज रॉकेट है, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिए कहाँ का, तो ये रसिया का है, इसने ही ये ट्राई किया था। तो बताया जाए कि इसके पहले 55 प्रक्षेपण हो चुके थे इस रॉकेट के द्वारा, लेकिन कोई भी विफल नहीं हुआ था, इसमें से पहला ये था जो विफल हुआ था। वही बात कह रहे कि इसरो ने गगनयान परियोजना के केंद्र में चालक दल की सुरक्षा को रखा है और केंद्र सरकार को राजी किया है कि सुरक्षित और सफल मिशन सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा 15 अगस्त 2018 को निर्धारित 2022 की समय सीमा में ढील दी जानी चाहिए। यानी हमने ये क्या किया था कि 2018 में ये निर्धारित किया था कि 2022 में हम गगनयान मिशन को लागू कर देंगे, लॉन्च कर देंगे, लेकिन यहाँ पे प्रधानमंत्री को इस चीज़ के लिए मनाया है कि देखिए भैया अभी हमें अंतरिक्ष यात्रियों का जो जान है उसको बचाने के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना, उनकी सेफ्टी के ऊपर भी ध्यान देना, तो इसलिए थोड़ा-सा हमें टाइम और दे दीजिए। ये कौन कह रहा था? तो ये इसरो कह रहा था कि थोड़ा-सा टाइम और दीजिए, फिर हम इसको अच्छे तरीके से लॉन्च करेंगे। पूरा पहले परीक्षण तो कर लें, पहले पूरी जाँच-पड़ताल तो कर लें। क्रू मॉड्यूल को बहुत अधिक गर्मी और दबाव की स्थिति में अंतरिक्ष यात्रियों के लिए सुरक्षित होना चाहिए और आपातकालीन स्थिति में एक विश्वसनीय बचने की व्यवस्था भी होनी चाहिए। तो इसी के लिए तो ये सारे काम हो रहे हैं, परीक्षण किए जा रहे हैं। इसरो क्रू मॉड्यूल के लिए पर्यावरण नियंत्रण और जीवन समर्थन प्रणाली विकसित कर रहा है। साथ ही एक एकीकृत वाहन स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली भी विकसित कर रहा है।
जो उन विसंगतियों को समझ सकता है जो एक अंतरिक्ष यात्री के जीवन को खतरे में डाल सकते हैं और मिशन को रद्द करने के लिए कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। यानी आसान भाषा में कहा जाए तो इसलिए इस चीज़ पे काम कर रहा है, ऐसी प्रणाली विकसित कर रहा है जो ये बता सके कि जो हमारा मिशन है वो ठीक तरीके से काम करेगा कि नहीं, और अगर कोई एक्सट्रीम कंडीशन बनती है तो भैया उस मिशन को तुरंत अबॉर्ट कर दिया जाए और हमारे अंतरिक्ष यात्रियों की जान बचा ली जाए। इनमें से कुछ प्रणालियों का परीक्षण TVD-1 उड़ान में किया जाएगा, यानी कि आज किया जाएगा। 2014 के केयर परीक्षण में पैराशूट आधारित मंदी प्रणाली के प्रदर्शन सहित प्रौद्योगिकियों का मूल्यांकन किया गया था और जुलाई 2018 में पैड एबॉर्ट टेस्ट PAT आयोजित किया गया था। दोस्तों ये आप लोग को बहुत पकाऊ लग रहा होगा ना, कुछ समझ नहीं आ रहा होगा ना, जब दोबारा से सुनेंगे तो मैक्सिमम चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। उसके पीछे वजह ये है ना, क्योंकि ये टेक्निकल वर्ड्स हैं। अब इतना ज़्यादा टेक्निकल वर्ड्स है तो तुरंत कैसे क्लियर हो जाएगा? इसलिए एक बार में आप लोग को लग रहा है यार क्या बोल रहे हो, क्या पढ़ा रहे हो, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, एकदम हवा में जा रहा है। तो दोस्तों इस वजह से, क्योंकि वो टेक्निकल वर्ड्स है। अभी कोई ऐसे होता जैसे पर्यावरण का क्षेत्र होता या सामाजिक मुद्दे होते या हिस्ट्री का होता तो आप लोग को ज़्यादा समझ आता। अब ये टेक्निकल वर्ड्स है तो एक बार में इतना जल्दी से दिमाग में कैप्चर नहीं होता है। यहाँ पे बात करें कि TVD-1 मिशन के चरण कौन-कौन से होंगे, तो लगभग 1 मिनट की उड़ान के बाद 11.7 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्रू एस्केप सिस्टम परीक्षण वाहन से अलग हो जाएगा और लगभग 90 सेकंड के बाद क्रू मॉड्यूल एस्केप सिस्टम से अलग हो जाएगा। यह पैराशूट तैनात करेगा और लगभग 7 मिनट में धीरे-धीरे सतह पर उतरेगा। सतह पे कहाँ पे ये उतरेगा, तो BOB में, बे ऑफ बंगाल में ये उतरेगा। भारतीय नौसेना की एक गोताखोर टीम और जहाज बंगाल की खाड़ी से क्रू मॉड्यूल को बरामद करेंगे। इस CM, अच्छा यहाँ पे चीफ मिनिस्टर साहब नहीं है, ठीक है क्रू मॉडल को शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया CM के साथ यह परीक्षण वाहन मिशन समग्र गगनयान कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, क्योंकि उड़ान परीक्षण के लिए लगभग पूर्ण प्रणाली एकीकृत है। इस परीक्षण उड़ान की सफलता शेष योग्यता परीक्षणों और मानव रहित मिशनों के लिए मंच तैयार करेगी, जिससे भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों के साथ पहला गगनयान मिशन शुरू होगा। ये कौन कहा है, तो ये इसरो ने कहा है। दोस्तों उस चीज़ को आप यहाँ से समझ सकते हैं। देखिए पहले तो ये हमारा जो टेस्ट व्हीकल है, यानी कि परीक्षण वाहन जिसके द्वारा हम ये परीक्षण करेंगे, ये भी नया ही बनाया गया इसरो के द्वारा। तो पहले तो हमें इसका भी परीक्षण करना है। तो जब इसका परीक्षण करेंगे तो देखिए आप यहाँ से 1 मिनट तक ये हवा में रहेगा, यानी 1 मिनट तक ये चलेगा और 11.7 किलोमीटर की दूरी पर पहुँच करके, शायद इतनी एप्रॉक्स दूरी है, तो आप 11 किलोमीटर, साढ़े 11 किलोमीटर मान सकते हैं। इतनी दूरी पर पहुँच करके तो जो हमारा परीक्षण वाहन है ना, पहले ये अलग हो जाएगा। ये परीक्षण वाहन यहाँ पे गिरा, ठीक है। अब जो ये क्रू एस्केप मॉडल है तो ये यहाँ तक चलेगा। फिर कुछ देर के बाद क्रू एस्केप मॉडल यहाँ पे अलग हो जाएगा। अब जिसमें हमारे मेंबर बैठे हैं, आप देखिए वो अलग हो जाएगा। अब जब इसमें हमारे जिसमें मेंबर बैठे हैं, जब वो अलग होगा तो यहाँ पे पैराशूट के माध्यम से पैराशूट खुल जाएगा। अब ये धीरे-धीरे करके ये सतह पर उतरेंगे और फिर ये जो हमारा ये क्रू एस्केप सिस्टम था वो यहाँ पे आकर के जल में गिर जाएगा। तो इस तरीके से 3 चरण एक तरीके से कह सकते हैं, जिसमें पहले हमारा परीक्षण वाहन से अलग होगा क्रू एस्केप सिस्टम। दूसरे स्टेज इस स्टेज में क्या होगा, तो यहाँ पे स्टेज में ये होगा, जो हमारा क्रू मॉडल है वो निकलेगा। और तीसरे स्टेप में क्या होगा, तो तीसरे स्टेप में ये होगा कि जो हमारा क्रू एस्केप सिस्टम वो पानी में गिर जाएगा। तो ये 3 तरीके से आप कह सकते हैं। अब देखिए क्रू मॉड्यूल के बारे में बात की जा रही है, तो ये अनप्रेशराइज्ड एल्युमिनियम का बना है। कितना वजन इसका, तो 4520 किलोग्राम। अब हमारा जो क्रू मॉडल है, यानी कि ये इतना जिसको आप यहाँ पे देख पा रहे थे, तो ये जानते हैं यहाँ पे गिर जाएगा। फिर इससे 14 किलोमीटर दूर ये भी गिरेगा, जो क्रू एस्केप सिस्टम है ये यहाँ पे 14 किलोमीटर दूर गिरेगा, ताकि दोनों के बीच में सेफ डिस्टेंस रहे, दोनों फिर से टकरा करके कोई और दिक्कत उत्पन्न ना हो जाती है। हमारा क्रू मॉडल है वो यहाँ पे गिर जाएगा और फिर हमारे अंतरिक्ष यात्री सेफ रहेंगे। अगर हम बात करें कि तैयारी की वर्तमान स्थिति क्या है, तो इसरो ने LVM थर्ड रॉकेट की मानव रेटिंग पूरी कर ली है, जिसका इस्तेमाल गगनयान मिशन के लिए किया जाएगा। 13 मई 2022 को इसने मानव रेटेड ठोस रॉकेट बूस्टर HS-200 का स्थैतिक परीक्षण पूरा किया, जिसका उपयोग रॉकेट के पहले चरण में किया जाएगा। प्रणोदन के दूसरे चरण के लिए तरल प्रणोदक, प्रणोदक वही होता है यार, ईंधन, L110 इंजन, L110G इंजन और क्रायोजेनिक प्रणोदक के साथ तीसरे चरण C25G इंजन के मानव रेटेड संस्करणों का भी परीक्षण पूरा कर लिया गया है। भारतीय वायुसेना के 4 अंतरिक्ष यात्रियों ने रूस में प्रशिक्षण लिया है। कहाँ पे, तो रूस में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अंतिम मिशन से पहले उन्हें आगे के प्रशिक्षण से गुजरना होगा। अब यहाँ पे दोस्तों आपने बार बार ये चीज सुनी होगी ना कि अंतरिक्ष यात्रियों की जान बचाने के लिए, अंतरिक्ष यात्रियों की जान बचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। उसके पीछे वजह क्या है? हमारे यहाँ पे तो जान इतनी आसान है, किसानों की जान चली जाती है, सेनाओं की जान चली जाती है, हमारे आर्मी की जान चली जाती है, तो तब तो कोई इतना दुख व्यक्त नहीं करता। इसके पीछे वजह ये है ना दोस्तों, कि जो ये अंतरिक्ष यात्री होते हैं, एक एक व्यक्ति के ऊपर इतना ज्यादा खर्चा आता है कि उसको दोबारा से खर्चा करने से अच्छा यही है कि भैया हम इसी को मॉड्यूल को सही कर लें और इनकी जान बचा लें, क्योंकि फिर से प्रशिक्षण देना पड़ेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि किसी को भी उठा के भेज देंगे, मुझे तो भेजेंगे नहीं भैया, उसके लिए पूरा प्रशिक्षण होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, उस लेवल पे आदमी व्यक्त होना चाहिए। तो इसलिए उनको प्रशिक्षण देने में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है। तो वो पैसा बचा रहे, उसी पैसे को जो फिर से खर्च करते, उसी पैसे से इससे अच्छा कि हम कोई और सिस्टम यहाँ पे विकसित कर लें। तो इसलिए यहाँ पे इतना ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है इनके ऊपर। चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन गगनयान मिशन के बारे में। अब यहाँ पे आपको थोड़ा ज़्यादा समझ आएगा, क्योंकि यहाँ पे सारे टेक्निकल वर्ड्स थे ना, थोड़ा सा आपको लग रहा हो कि यार क्या बोल रहे, समझ नहीं आ रहा।
पर यहाँ पे आएगा। गगनयान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो का एक मिशन है। इस मिशन के तहत 3 अंतरिक्ष मिशनों को कक्षा में भेजा जाएगा, जिसमें से 2 मानव रहित होंगे, यानी कि इसमें मानव नहीं रहेंगे, जबकि एक ऐसा मिशन रहेगा जिसमें मानव युक्त होगा, यानी इसमें मनुष्य जाएंगे। मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम, जिसे ऑर्बिटल मॉड्यूल कहा जाता है, में एक महिला सहित 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्री होंगे, तो इसमें एक महिला भी होंगी, ये ध्यान रखिएगा। यह मिशन 5 से 7 दिनों के लिए पृथ्वी से 300 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर निम्न भू कक्षा में पृथ्वी का चक्कर लगाएगा। यह है पूरा मिशन। एक चीज दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा है लॉन्च 2022, तो ये 2022 में लॉन्च होना था, मैंने पहले भी आपको बताया, लेकिन इसको डेट बढ़ा करके अब 2024 कर दिया गया। उसके बाद इसकी कॉस्ट जो है यानी कि लागत कितनी है, तो 10,000 करोड़ से भी कम है। 16 मिनट लगेगा इसको लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंचने के लिए, LEO। अच्छा, इसी नाम से कोई एक मूवी आई ना साउथ इंडिया की, शायद लियो ही करके आई है, वो विजय, कौन है यार, विजय थालापति या सेतुपति ऐसे कोई है, उनकी शायद अभी मूवी आई, उसके लिए जानते हैं वो, मुझे याद ऐसे आ गया क्योंकि जो उसके डायरेक्टर थे वो कोर्ट में चले गए थे कि हमें 4 बजे से सिनेमा हॉल खोलने की इजाज़त दे दीजिए, मतलब उस मूवी के लिए कि हमें ऐसी परमिशन दे दीजिए कि हम सुबह 4 बजे से 1 शो चला सकें। तो इसलिए वो चीज़ मुझे याद है। अब ये 5 से 7 दिनों तक स्पेस में रहेगा, यानी कि अंतरिक्ष में रहेगा। 36 मिनट इसको लगेगा डिबूस्ट होने में और ये लैंड करने में। ये कहाँ से लैंड होगा, तो आप देख सकते हैं GSLV MK-3 के द्वारा लॉन्च किया जाएगा श्रीहरिकोटा से, आंध्र प्रदेश से। मैंने शुरू में उड़ीसा बोल दिया था ना, दोस्तों उसको सही कर लीजिएगा। ये जो श्रीहरिकोटा ही आंध्र प्रदेश में है। और जो हम परीक्षण करने वाले हैं आज, वो तो बे ऑफ बंगाल में गिरेगा, लेकिन ये कहाँ पे आएगा मिशन वापस से, तो ये आएगा अरेबियन सी में। यहाँ पे दोस्तों आपको पूरा सिस्टम दिखाएगा कि कैसे कैसे काम करेगा। ये लॉन्च होगा, फिर 16 मिनट लगेगा पहुंचने के लिए, ये पहुंच जाएगा ऑर्बिट मॉड्यूल। फिर इस तरीके से सोलर एरे डिप्लॉयमेंट होगा, यानी कि सौर ऊर्जा से लेकर रोशनी, फिर इस तरीके से चलता रहेगा, ओरिएंटेशन होगा। और यहाँ पे आप देखिए जो आज परीक्षण करने वाले वो ये चीज़ यहाँ पे है, सेपरेशन ऑफ क्रू एंड सर्विस मॉड्यूल, तो यहाँ पे अलग हो जाएगा। फिर इस तरीके से आप देखिए एरो ब्रेकिंग होगा, और इस तरीके से निकलते हुए ये आपका पैराशूट और ये रहा क्रू मॉड्यूल जो था वो निकलते हुए फिर यहाँ पे अरेबियन शहर में आके गिर जाएगा। और ऐसा करने वाले हम ओनली चौथे देश बन जाएंगे, किसके किसके बाद, तो यूएसए, रसिया और चाइना के बाद। जैसे कि हमने मून मिशन लॉन्च किया था, तो इस तरीके से हम वहाँ पे भी चौथे देश बन गए थे, और साउथ पोल पर लैंडिंग कराने वाले पहले देश बन गए थे विश्व के। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी हम चौथे देश बन जाएंगे अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो। किस कैटेगरी में, तो अंतरिक्ष में मानव यान मिशन भेजने की कैटेगरी में, यानी कि मानव सहित, मानव रहित नहीं, मानव सहित अंतरिक्ष यान भेजने की कैटेगरी में हम चौथे देश बन जाएंगे, ऐसा करने में अगर सक्सेस होते हैं तो। अगर बात करें पेलोड के बारे में, पेलोड क्या होता है, तो जो अपने साथ ही बाहर लेके जाता है उसी को पेलोड कहा जाता है, यानी अपने साथ क्या क्या लेके जाएगा। तो इसमें क्रू मॉड्यूल मानव को ले जाने वाला अंतरिक्षयान होगा। सर्विस मॉड्यूल 2 तरल प्रणोदक इंजनों द्वारा संचालित होगा। यह आपातकालीन निकास और आपातकालीन मिशन अबॉर्ट व्यवस्था से लैस होगा। प्रमोशन के बारे में अगर हम बात करें, तो गगनयान के प्रमोशन हेतु 3 चरणों वाले GSLV MK-3 का उपयोग किया जाएगा, जो भारी उपग्रहों के प्रमोशन में सक्षम है, यानी कि इसको भेजने में, इसको लॉन्च करने में एक तरीके से कह सकते हो। लेकिन ये है कि GSLV MK-3 को प्रमोशन वाहन मार्क 3 भी कहा जाता है। रूस में प्रशिक्षण दिया जा रहा है हमारे जो अंतरिक्ष यात्रियों को, उसके बारे में बात की जाएगा। तो जून 2019 में इसरो के मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र तथा रूस सरकार के स्वामित्व वाली ग्लाव कोस्मोस ने भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों के प्रशिक्षण हेतु एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, जिसमें उम्मीदवारों के चयन में रूस का समर्थन, चयनित यात्रियों का चिकित्सीय परीक्षण तथा अंतरिक्ष प्रशिक्षण शामिल है। अंतरिक्ष यात्री के रूप में चयनित उम्मीदवार सोयूज मानवयुक्त अंतरिक्ष यान की प्रणालियों का विस्तार से अध्ययन करेंगे, साथ ही सेकंड 76 MD के विमान में अल्पकालिक भारहीनता मोड में प्रशिक्षित होंगे। तो यही भैया ये सोयूज है, यही विफल हुआ था, उसके बाद हमें इसकी जरूरत पड़ी। सोयूज एक रूसी अंतरिक्ष यान है जो लोगों को अंतरिक्ष स्टेशन पर ले जाने तथा वापस लाने और अन्य सामग्रियों की पूर्ति का कार्य करता है। तो ये चीजें आप ध्यान में रखिएगा। सेकंड 76 MD के एक सैन्य परिवहन विमान है, जिसे विशेष रूप से प्रशिक्षु अंतरिक्ष यात्रियों और अंतरिक्ष पर्यटकों की परवलिक उड़ानों के लिए डिजाइन किया गया है। इसका महत्व क्या होगा, तो यह देश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के स्तर को बढ़ाने तथा युवाओं को प्रेरित करने में मदद करेगा। गगनयान मिशन में विभिन्न एजेंसियों, प्रयोगशालाओं, उद्योगों और विभागों को शामिल किया जाएगा। यह औद्योगिक विकास में सुधार करने में मदद करेगा। सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ाने हेतु किए जा रहे सुधारों के क्रम में हाल ही में एक नए संगठन इन स्पेस के गठन की घोषणा की है। यह सामाजिक लाभों के लिए प्रौद्योगिकी के विकास में मदद करेगा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देगा। कई देशों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर्याप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि क्षेत्रीय पारिस्थितिक तंत्र को भी ध्यान में रखना आवश्यक होता है। अतः गगनयान मिशन क्षेत्रीय जरूरतों जैसे कि खाद्य, जल एवं ऊर्जा सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करेगा। भारत की अन्य आगामी परियोजनाएं कौन कौन सी, तो चंद्रयान 3 मिशन इसको लॉन्च किया जा चुका है। ये तो पता ही होगा, चंद्रयान 3 मिशन न सिर्फ लॉन्च किया गया बल्कि सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। उसके अलावा बात करें शुक्रयान मिशन, इसको भी लॉन्च करने वाले हम लोग। एक्चुअली चीज़ यहाँ पे इसलिए लिखी गई ना, क्योंकि आप देखेंगे 2022 में लॉन्च किया जाना था इसको, गगनयान मिशन को, तो डिले हो गया। इसी तरीके से हमारा शुक्रयान और चंद्रयान भी थोड़ा सा डिले हो गया था, तो इसकी वजह से यहाँ पे लिखा गया था। तो ये चंद्रयान मिशन लॉन्च हो चुके हैं, तो आपको पता है, मतलब ये तो बताने वाली बात है ही नहीं, तो पूरी दुनिया जानती है, हमारी क्या बात करना है इसमें।
फिर शुक्रयान मिशन भी हम लॉन्च करने वाले हैं। अब नाम से पता चल रहा होगा कि किस ग्रह के लिए है। दोस्तों इस आर्टिकल में हम बात करने वाले हैं एक दोगले के बारे में। नाम से पता चल गया BRI यानी चाइना भाई साहब। अब यहाँ पे अभी क्या हुआ है ना, तो चाइना में मीटिंग हुई है इस BRI को लेकर के, तो उसके बारे में ये चर्चा में आ गया है। अब दोस्तों यहाँ पे बताया गया कि जो चाइना की BRI परियोजना है, ये कई क्षेत्रों में इस तरीके से काम कर रही है कि उसके बारे में क्या ही कहा जाए, मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रही है। जैसे ये जहाँ भी जाते हैं अपना लेबर लेके जाते हैं। दूसरी बात यानी स्थानीय लोग को रोजगार गया, स्थानीय लोग को रोजगार नहीं मिलेगा। दूसरी बात, ये लोग विकास के नाम पर सिर्फ विकास करते हैं, पर्यावरण को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखते, यानी कि पर्यावरण आपका गया। तीसरी बात, ये लोग जहाँ पर भी जाते हैं तो ज़रूरी नहीं कि उनका सारा का सारा पेमेंट कर दें, बहुत सारा पेमेंट ये लोग अपने पास बचा के रखते हैं। तीसरी बात, यानी बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलती हैं और जिस भी देश में जाते हैं, एग्ज़ाम्पल के लिए आप श्रीलंका को ले सकते हैं, पाकिस्तान को ले सकते हैं, तो जिस भी देश में जाते हैं उसको भिखारी बना देते हैं। ये सब मैं नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, ये जो मीटिंग हुई ना इसके ऊपर एक स्टडी की गई थी, उसने बताई ये सारी चीज़ें। तो हमारे लिए काम की चीज़ क्या है? हमारे लिए काम की चीज़ ये है कि ये BRI परियोजना है क्या? और इसका भारत के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, हम ये जान लें। तो दोस्तों पहले हम देखते हैं कि चर्चा में क्यों है। वन बेल्ट वन रोड, एक पट्टा एक सड़क। अब ये फालतू का हिंदी ट्रांसलेशन है, वन बेल्ट वन रोड ही आपको कहना है। चीन द्वारा प्रायोजित एक परियोजना है जिसमें पुराने सिल्क रोड के आधार पर एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों को सड़कों और रेल मार्गों से जोड़ा जाना है। दोस्तों इस चर्चा में क्यों, पहले उसके बारे में बता दूं, तो BRI यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, या इसी को वन बेल्ट वन रोड कहा जाता है। इसकी 10वीं वर्षगांठ मना रहा था चाइना, और ये कहाँ पे, तो बीजिंग में। अब यहाँ पे भाई साहब पुतिन भैया भी आए थे। और ये पुतिन कौन है पता है ना? हाँ वही रसिया वाले। तो इस वजह से चर्चा में आ गया, तो इसके बारे में बात कर रहे हैं। अब ये क्या है क्या नहीं इसके बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे। तो ये परियोजना 2013 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा शुरू की गई थी, और शी जिनपिंग की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी, यानी इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया था। आपने इतिहास इतिहास में पढ़ा होगा सिल्क रोड के बारे में, तो उसी को ये जोड़ने का फिर से प्रयास कर रहा है। अब आपसे अगर वनडे एग्जाम में पूछेगा तो इस तरीके से पूछेगा कि भाई BRI परियोजना की अभी हाल ही में कौन सी वर्षगांठ मनाएगी, या फिर ये किसकी परियोजना है। हालांकि वनडे एग्जाम में बहुत कम चांस है, लेकिन यूपीएससी में आपसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा, तो आपसे एक बार प्री में क्वेश्चन पूछा जा चुका है इस चीज से कि BRI या वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव अभी चर्चा में था, ये क्या है, या शायद किस देश का, ऐसे कुछ क्वेश्चन था। 2013 या 2016 में मेरे ख्याल से क्वेश्चन पूछा था। आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, 2016 में क्वेश्चन था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी 10वीं वर्षगांठ मना रहा था चाइना, इस वजह से चर्चा में आ गया है। इसे सिल्क रोड, इकोनॉमिक बेल्ट और 21वीं सदी के समुद्री सिल्क रोड, वन बेल्ट वन रोड के रूप में भी जाना जाता है। ये एक विकास रणनीति है जो कनेक्टिविटी पर केंद्रित है। इसके माध्यम से सड़कों, रेल, बंदरगाह, पाइपलाइनों और अन्य बुनियादी सुविधाओं को जमीन और समुद्र से होते हुए एशिया, यूरोप और अफ्रीका से जोड़ने का विचार है। हालांकि इसका एक उद्देश्य यह भी है कि इसके द्वारा चीन अपना वैश्विक स्तर पर प्रभुत्व बनाना चाहता है। तो इस मैप को आप देखें तब ज्यादा क्लियर होगा। अब देखिए एशिया में ये तो फैला ही लिया, भैया चाइना यहाँ पे है। अब ये सारी जगह, ताजिकिस्तान हो गया, ये सारे क्षेत्र हो गया, पाकिस्तान में भी ग्वादर पोर्ट बना रहा है, तो इस तरीके से एशिया में तो काम कर ही रहा है। फिर यहाँ पे आप देखिएगा कि कोलकाता है, ये कोलकाता नहीं है, ये बांग्लादेश से होते हुए यहाँ पे आ रहा है भाई साहब, अफ्रीका महाद्वीप में। फिर आप देखेंगे यूरोप महाद्वीप में भी, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप हो गया, एशिया महाद्वीप हो गया, और यहाँ पे यूरोप महाद्वीप, इनको जोड़ने के लिए चाइना काम कर रहा है। अब इनको कहाँ-कहाँ से जोड़ेगा? तो कहीं पे रोड से जोड़ेगा, कहीं पे समुद्र से जोड़ेगा, कहीं पे रेल से जोड़ेगा, यानी जहाँ जैसा मुमकिन होगा वहाँ पे ऐसे कनेक्टिविटी बढ़ाएगा। कनेक्टिविटी क्यों बढ़ा रहा है? तो ये कह रहा है कि भई हमें व्यापार और आर्थिक लाभ के लिए कनेक्टिविटी बढ़ा रहा हूँ। लेकिन असली वजह क्या है, अगर हम देखेंगे तो असली वजह ये निकल के आती है कि अपना वैश्विक स्तर पर प्रभाव बढ़ाना चाहता है। और एक चीज़ और अगर आप देखिएगा, तो बांग्लादेश को खरीद लिया, श्रीलंका को खरीद लिया। अभी हाल ही में बांग्लादेश ने इसके प्रभाव में आकर के BRI परियोजना में शामिल होते हुए एक कोई ट्रेन लॉन्च की है। तो उसके बारे में अगर हम बात करें, उसके अलावा यहाँ पे आप देखिए श्रीलंका में हम्बनटोटा जो पोर्ट है उसको खरीद लिया। इस तरीके से ग्वादर में पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट बना रहा है, ग्वादर में पाकिस्तान पोर्ट बना रहा है, पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट बना रहा है। तो इस तरीके से आप देखिए हमारे तीनों तरफ तो यही आ गया भाई साहब, चाइना हमें घेरने की कोशिश कर रही है भाई साहब, सीधी बात तो ये है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जिबूती हो गया, अच्छा इसको डी जिबूती नहीं पढ़ाते, जिबूती पढ़ा जाता है, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप, कौन कौन से महाद्वीप को जोड़ेगा, तो अफ्रीका हो गया, एशिया हो गया और यूरोप, इन 3 महाद्वीप को जहाँ पे मुमकिन होगा वहाँ पे रेल से, जहाँ पे मुमकिन होगा वहाँ पे रोड से, जहाँ पे मुमकिन होगा वहाँ पे समुद्र से, जिस तरीके से मुमकिन होगा उस तरीके से कनेक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है चाइना। यही इसके वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, यानी कि एक ही रोड हो, यानी कि एक ही देश बना रहा है। अरे भाई जहाँ भी जाता है अपना खुद का लेबर लेकर के जाएगा, अपनी कॉस्ट पे काम कराएगा, अपनी शर्तों पे काम कराएगा। जो स्थानीय लोग उनको ना तो रोजगार देगा, ना उनके पर्यावरण का ध्यान रखेगा, ना ठीक तरीके से काम करेगा। विकास के नाम पे बस उनको बर्बाद करता है, और कई बार तो पेमेंट भी फंसा के रखता है, पेमेंट भी नहीं देता है। तो इस तरीके की स्टडी निकल के आई इसके बारे में। भारत पर प्रभाव के बारे में अगर हम बात करते हैं इसके, तो भारत प्रत्यक्ष रूप से BRI परियोजना का भागीदार नहीं है और ना कभी हो सकता है, क्योंकि भैया हमारे संप्रभुता का मुद्दा बन जाता है ना। इस परियोजना के एक भाग के रूप में CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पाकिस्तान के कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र से होकर निकलता है। चीन BRI परियोजना के माध्यम से भारत को घेरने का प्रयास कर रहा है, वही चीज जो मैंने आपको यहाँ मैप पे दिखाई भी है और ज्यादा अच्छे से यहाँ पे समझ आई होगी आपको। चिंता इस बात की भी है कि यदि चीन के द्वारा ऋण प्राप्त भारत के पड़ोसी यानी कि श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान, बांग्लादेश
नेपाल ऋण चुकाने में विफल रहे तो चीन इन देशों को अपना उपनिवेश बना सकता है, जो सीधे तौर पर भारत के सामरिक और रणनीतिक हितों को चुनौती देगा। देखिए दोस्तों, मुद्दा क्या, मुद्दा ये कि चाइना कहता है कि वैश्विक स्तर पर कोई एक देश नेता नहीं बन सकता। यानी ये किसको सुनाता है, तो यूएसए को सुनाता है कि सिर्फ आप ही नहीं हो, हम भी हैं। लेकिन जब एशिया महाद्वीप के बारे में बात की जाती है तो एशिया महाद्वीप में कहता है कि भारत कौन है, हु द हेल इज भारत। और बताओ, ये भारत के बारे में ऐसा बोलता है, कहता है कि हम हैं जो हैं। लेकिन उसको ये नहीं पता कि भारत का वर्तमान समय में पूरी दुनिया में लोहा माना जा रहा है। हु द हेल इज भारत नहीं, भारत, इंडिया, दैट इज भारत। दोस्तों, ये वैश्विक स्तर पर मल्टीलिज्म यानी कि बहुपक्षीय चीज़ों का विश्वास करता है। लेकिन जब एशिया महाद्वीप के बारे में बात की जाए तो ये कहता है कि सिर्फ मैं ही हूँ आम ब्रह्मास्त्र में, जबकि ये चलने वाला है नहीं। आप आस-पास के क्षेत्रों को घेर लो, लेकिन हम है ना, हम हार नहीं मानने वाले। जब तक साँस में साँस है तब तक लड़ते रहेंगे। तो भारत का आप वर्तमान समय में देखते होंगे कि कितना ज़्यादा प्रभाव हो गया, चाहे वो अमेरिका हुआ, रसिया हुआ, चाइना हुआ, पाकिस्तान हुआ, इज़राइल-फ़िलिस्तीन का मुद्दा हुआ, रसिया-यूक्रेन का मुद्दा हुआ, हर जगह हर कोई हमारे पीछे ही पड़ा है कि भैया तुम बोल दो, भैया तुम बोल दो। तो ये चाइना बहुत दोगलापन वाला चेहरा अपनाता है भैया। ये एशिया में अपने आप को ही सिर्फ मानता है, भारत को कुछ मानता ही नहीं। इसलिए भारत को चारों तरफ से घेर रहा है कि ज़रूरत पड़ने पे तुमको निपटा देंगे। लेकिन उसको ये नहीं पता कि भारत भी काम कर रहा है, ज़रूरत पड़ेगी तो पता चल जाएगा इस बार। अब ये जो सीपीईसी है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, अगर उसके बारे में हम बात करें तो ये देखिए आप, ये पोक वाले इलाके से होकर के गुजरता है। पोक क्या है? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। और हमारे ऑफिशियल मैप के हिसाब से ये हमारा क्षेत्र है, ये इंडिया का क्षेत्र है, ठीक है? तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब अगर कोई सीधी सी बात समझिए कि आपका घर है, ये पड़ोसी का घर है। अब पड़ोसी का ये रास्ता है, ये रास्ता यहाँ से ना निकाल करके आपके घर में से रास्ता निकाले, आप मानेंगे? या फिर इसको इधर ही जाना है तो ये रास्ता यहाँ से छोड़ करके अब आपके घर में से रास्ता निकाले, तो आप मानेंगे? तो भैया ये हमारा देश, हमारा घर ही तो है यार। हमारे घर में घुस के बिना हमारी परमिशन को तुम रास्ता निकालोगे, ऐसा मुमकिन है क्या? इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं और इसीलिए इसके भागीदार नहीं हैं हम। तो भैया यहाँ पे तुम ग्वादर पोर्ट बना रहे हो पाकिस्तान में, तो ये जो काशगर चाइना का है, यहाँ से लेकर के आप इस तरीके से जाते ना, यहाँ से लेकर के आते। हमारे पाक वाले इलाके से क्यों लेकर के? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर ये हमारा है, ठीक है? ये पाकिस्तान ने फँसा के रखा फालतू में। तो भैया अगर कोई हमारे घर में घुसेगा तो हम उसकी टाँगें तोड़ के फेंक देंगे, तो ये तो हमारे देश की बात है, उसकी जान ले लेंगे। तो वही बात है यहाँ पे कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से गुजरता है और ये हमारी संप्रभुता के लिए खतरा है। ये हमारी संप्रभुता के ऊपर सवालिया निशान खड़ा करता है, तो ये हमारे लिए इश्यू है। दोस्तों, इस आर्टिकल में बात की जा रही है बैगा समुदाय के बारे में। अब ये बैगा जनजातीय समुदाय है, कहाँ पे पाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। छत्तीसगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश के भी आस-पास के इलाकों में कुछ हद तक पाया जाता है। तो उनको अभी हाल ही में पर्यावास का या आवास का अधिकार दिया गया है। तो इस आर्टिकल में हम यही जानने वाले हैं कि पर्यावास या आवास का अधिकार क्या होता है और ये जो समुदाय है कहाँ-कहाँ पे पाया जाता है, इनकी जनसंख्या कितनी है और इस अधिकार को मान्यता देने का मतलब क्या है, यानी इसका फ़ायदा क्या है? क्या खनन गतिविधियाँ की जा सकती हैं या फिर ये अधिकार कैसे दिए जाते हैं, इसके लिए कोई प्रक्रिया है? ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल में हम जानने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस आर्टिकल को। अगर हम बात करें चर्चा में क्यों है, तो बैगा विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह, इसी को पीवीटीजी कहा जाता है। पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप यानी कि पीवीटीजी। कमार पीवीटीजी के बाद राज्य में आवास अधिकार पाने वाला दूसरा समूह बन गया। यानी इनके पहले किसको दिया गया? तो कमार जो पीवीटीजीज हैं यानी कि कमार जनजाति जो है, इनको दिया गया था ये पर्यावास का या आवास का अधिकार। इसके बाद ये दूसरी जनजाति बन गई है बैगा, जिसको ये अधिकार मिला है। 6,483 लोगों, 2,085 परिवार की आबादी वाले कुल 19 बैगा गांवों को आवास अधिकार दिए गए हैं। गौरेला पेंड्रा मरवाही जीपीएम जिला प्रशासन द्वारा आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में गौरेला ब्लॉक के इन गांवों या पारों या टोलों को अधिकार प्राप्त हुए। अब देखिए ये बहुत स्पेसिफाइड हो गया, तो ये इतना जानने की जरूरत नहीं है। ये याद रखिएगा कि कितने परिवार थे या फिर कितने लोग थे। अगर ये डेटा आप याद रख पाते तो बहुत बड़ी बात है। बैगा समुदाय मुख्य रूप से राज्य के राजनांदगांव, कवर्धा, मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा मरवाही, मनेन्द्र भरतपुर, चिरमिरी और बिलासपुर जिलों में निवास करता है। यह समुदाय मध्य प्रदेश के निकटवर्ती जिलों में भी रहता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। जैसे अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर वो बात अलग हो जाती है। तब तो आपको यहाँ पे एक-एक चीज़ जाननी पड़ेगी कि कौन-कौन से जिले में पाए जाते हैं और उनके बारे में क्या-क्या डिटेल्स है। लेकिन अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं स्पेशली, तो आपको बस ये जानना है कि छत्तीसगढ़ में मिलते हैं। अब यहाँ पे 1 आध 2 नाम याद आ जाए तो ठीक है, नहीं याद भी रहता तो कोई दिक्कत नहीं। छत्तीसगढ़ प्लस मध्य प्रदेश में ये बैगा समुदाय पाया जाता है कुछ हद तक। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब अगर हम बात करें कि आवास का अधिकार क्या है या पर्यावास का अधिकार क्या है, तो पर्यावास अधिकार मान्यता संबंधित समुदाय को उनके निवास के पारंपरिक क्षेत्र, सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाओं, आर्थिक और आजीविका के साधनों, जैव विविधता और पारिस्थितिकी के बौद्धिक ज्ञान, प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग और पारंपरिक ज्ञान के साथ साथ उनके प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के अधिकार प्रदान करती हैं। यानी पर्यावास अधिकार देने का मतलब ये हो जाता है कि जो भी उनकी सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाएं चली आ रही थी, उनके लोक नृत्य थे, लोक त्योहार थे या फिर उनकी जो भी पारंपरिक विशेषताएं चली आ रही थी, जो उनकी विरासत है, जो उनका इतिहास रहा, उस सारी चीज़ों को मान्यता दे दी जाती है कि हाँ ये इनके हैं और ये इस तरीके से इनको फॉलो करेंगे, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। पर्यावास अधिकार पीढ़ियों से चले आ रहे पारंपरिक आजीविका और पारिस्थितिक ज्ञान की रक्षा और प्रचार करते हैं। वे पीवीटीजी समुदायों को उनके आवास विकसित करने के लिए, सशक्त बनाने के लिए
विभिन्न सरकारी योजनाओं और विभिन्न विभागों की पहलों को एकजुट करने में भी मदद करते हैं। अगर हम बात करें कि पर्यावरण का अधिकार जो दिए गए कौन से अधिनियम के तहत दिए गए, तो अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारियों की मान्यता अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(e) इसके द्वारा दिए गए इनको। इस अधिनियम में क्या कहा गया, इस धारा में क्या कहा गया, तो आदिम जनजातीय समूहों और पूर्व कृषि समुदायों के लिए आवास और निवास के सामुदायिक कार्यकाल सहित अधिकार ये इनको दिया गया है। यानी कि जनजातीय अधिकार अधिनियम जो 2006 का, इसकी धारा 3(1)(e) में ये कहा गया है, तो इसके तहत इनको दिया जाता है पर्यावरण का अधिकार। इस अधिनियम को वन अधिकार अधिनियम FRA फॉरेस्ट राइट एक्ट के रूप में भी जाना जाता है। इसी अधिनियम के बारे में बात की जा रही है। FRA की धारा 2(h) के अनुसार पर्यावास में वह क्षेत्र शामिल है जिसमें आरक्षित वनों और संरक्षित वनों में आदिम जनजातीय समूहों और पूर्व कृषि समुदायों और अन्य वन्य निवास अनुसूचित जनजातियों को प्रथागत आवास और ऐसे अन्य आवास शामिल हैं। तो यहाँ पे धारा 2(h) के बारे में बात की जा रही है। तो इसके तहत कौन कौन से शामिल थे, जैसे आरक्षित वन के अंतर्गत अगर जनजातीय समुदाय रहता है, आदिम जनजातीय समुदाय या पूर्व कृषि का जनजातीय समुदाय वो, या फिर संरक्षित क्षेत्र में से जनजातीय समुदाय रहते हैं, तो इनके आवास के अधिकार को मान्यता दी गई इसके द्वारा। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हम बात करें कि क्या खनन जैसी गतिविधियां यहाँ पे अलाउ की जाती हैं। जब इनको पर्यावास का अधिकार दे दिएगा तो इस क्षेत्र में खनन जैसी गतिविधियों को अलाउ किया जाता है कि नहीं किया जाता है। तो किसी भी विकासात्मक गतिविधि के लिए ग्राम सभा की सहमति और परामर्श की आवश्यकता होगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे सीधा स्टेटमेंट दे करके पूछ लेगा कि ग्राम सभा की आवश्यकता होगी कि नहीं इसकी सहमति की। तो आपको ये ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके अलावा हम बात करें कि वन अधिकारियों को वन संरक्षण अधिनियम 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून और यहाँ तक कि SC/ST अत्याचार निवारण कानून के तहत कानूनी सुरक्षा प्राप्त हो जाती है। वन अधिकार अधिनियम के तहत आवास अधिकार प्रदान करना कानूनी सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत प्रदान करता है। यदि किसी भी प्रकार की विकास गतिविधि उनके आवास अधिकारों में बाधा बन रही है तो संबंधित आदिवासी समूह वन अधिकार अधिनियम के तहत मामले को प्रशासन के समक्ष उठा सकता है और यदि समाधान नहीं होता है तो मामले को अदालत में ले जाया जा सकता है। देखिए दोस्तों, अगर हम मुद्दा समझे कि मुद्दा क्या, तो आप देखेंगे जो जनजातीय समुदाय हैं तो इनको उतना ज़्यादा मान्यता नहीं दी जाती, इतना ज़्यादा तरजीह नहीं दी जाती, यानी कि इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। इनके ऊपर एक शायद मूवी भी बनी जय भीम, आप उसको देखेंगे ना तो उम्मीद है कि आपकी आँख में आँसू आ जाएगा। मैं तो देखा था यार, मेरी आँख में आँसू आ गया था कि कैसे कंडीशन बनती है। तो जो जनजातीय समुदाय आप देखेंगे कई बार ये यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ भटकते रहते हैं। अब इनको मान्यता मिली नहीं तो ये जब पुलिस के सामने जाते हैं तो इनको उतना ज़्यादा तरजीह नहीं दी जाती, इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, तो इनके साथ दिक्कतें देखने को मिलती है। एक तो पहले से इनकी स्थितियाँ अनुकूल नहीं होती हैं, बहुत दिक्कत में रहते हैं और फिर पुलिस और प्रशासन भी इनके साथ बदतमीजी करेगा तो फिर कैसे काम चलेगा। तो जब इनको ये मान्यता मिल जाती है तो इनके सामने बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हो जाते हैं। फिर इनके पास एक अधिकार हो जाता है ना कि भैया देखिए, यहाँ पे गवर्नमेंट ने हमें नोटिफाइड किया था, ये हमें आवास का अधिकार मिला हुआ है, हम यहाँ पे रह सकते हैं, लेकिन कुछ लोग आके हमें परेशान कर रहे हैं। तो अब ये पुलिस के पास जाएँ, पुलिस नहीं सुनती तो सीधा कोर्ट के पास ले जाएँ, ये और अच्छा ऑप्शन हो जाता है। तो वो अधिकार यहाँ पे मिल जाता है इनको। अगर बात करें कि पीवीटीजीज़ किनको कहा जाता है, यानी कि पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, ये किसको कहा जाता है, तो जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अनुसार जनजातीय समुदाय जो तकनीकी रूप से पिछड़े हैं, जिनकी जनसंख्या वृद्धि या तो स्थिर या फिर गिर रही है, साक्षरता का स्तर बेहद कम है और अर्थव्यवस्था का निर्वाह स्तर पीवीटीजी घोषित किया गया है। यानी पीवीटीजी में ऐसे लोग रखा जाता है जो तकनीकी रूप से पिछड़े हुए हैं और जिनकी जनसंख्या ना तो बढ़ नहीं रही बल्कि हो सकता है कि घट रही हो, या तो स्थिर है तो घट रही है, ऐसे कैटेगरी है। और फिर इनके यहाँ पे साक्षरता भी बहुत कम है। एक तो हो गए जनजाति, अब जनजाति के अंतर भी आप जा रहे हैं तो यहाँ पे पिछड़े थे। जैसे आप देखेंगे ओबीसी का जो मैटर चल रहा है कि ओबीसी पिछड़े हुए हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो और ज्यादा पिछड़े हुए हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो भैया ठीक ठाक कैटेगरी में है उसके बाद भी आरक्षण देते हैं। मैं आरक्षण को गलत और सही नहीं कह रहा, वो मुद्दा अलग है। मैं बात आपको यहाँ पे एक रेफरेंस दे रहा हूँ समझाने के लिए। तो इसी तरीके से जो यहाँ पे जनजाति है, इसमें भी कुछ जनजाति ऐसी हैं जो अब ठीक-ठाक कैटेगरी में है, जो अच्छी कैटेगरी में, लेकिन कुछ जनजाति ऐसी हैं जो एकदम आदिम जीवन बिताते हैं अभी तक बहुत ज़्यादा पिछड़े हैं। उनको पता ही नहीं कि यार देश क्या है, संविधान क्या है, तकनीक क्या होती है, उनको ये सारी चीज़ें पता ही नहीं। तो उनको पीवीटीजीज़ कहा जाता है, जो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं इन सारी चीज़ों को लेकर के। पीवीटीजी का स्वास्थ्य सूचकांक निम्न है और वे बड़े पैमाने पर छोटे और बिखरे हुए गाँवों या आवासों से अलग-थलग, दूर-दराज और कठिन क्षेत्रों में रहते हैं। मंत्रालय ने 18 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में 75 पीवीटीजी की पहचान की है। तो ये ध्यान रखना कि कितनी टोटल पीवीटीजी है, 75 है। कितने राज्यों में फैली हुई, तो 18 राज्यों में फैली हुई है और एक केंद्र शासित प्रदेश में। 2019 में MOT, अब ये क्या है, तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने उनकी भेद्यता को कम करने के लिए आजीविका, स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा जैसे सामाजिक संकेतकों के संदर्भ में उनकी सुरक्षा और सुधार के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अब जाहिर सी बात है ना, जनजाति के मामले तो कौन सा मंत्रालय है, जनजाति मंत्रालय ही है। उसी के अनुसार बताया जा रहा है कि पीवीटीजीज को किनको पीवीटीजी की कैटेगरी में रखा जाता है, पीवीटीजी के रूप में मान्यता किसको दी जाती है, वो यहाँ पे हमारा जनजाति मंत्रालय ही बता रहा है। अब अगर हम बात करें कि अभी तक कितने राज्यों ने आवास अधिकार को मान्यता दे रखी है, तो भारत में 75 पीवीटीजी में से केवल 3 के पास आवास अधिकार है। अब यहाँ पे 2 तो छत्तीसगढ़ के ये हो गए, एक कमरा, एक कौन सा था यार, कमार ऐसे कुछ था ना,
एक तो कमार जनजाति होगी, कमार मैं कह रहा था, कमार जनजाति है एक, और दूसरी अभी बैगा हो गया। तीसरी जनजाति कौन सी? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश में भारिया है, तो इनको पीयूटीजी पहले थे जिनको आवास अधिकार मिला था, फिर उसके बाद कमार जनजाति होगी, और फिर अब छत्तीसगढ़ में बैगा जनजाति। तो ये हैं जिनको मान्यता मिली हुई है। छत्तीसगढ़ में कितने पीयूटीजी हैं? तो छत्तीसगढ़ में 7 पीयूटीजी हैं जो राज्य के 33 जिलों में से 17 में रहते हैं। ये हैं कमार, बैगा, पहाड़ी कोरबा, अबुझमाड़िया, बिरहोर, पंडो और भुजिया। अब जो भी स्टेट पीसीएस की तैयारी करेंगे उनके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाएगा कि राज्य में टोटल कितनी पीयूटीजी जनजातियां पाई जाती हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, 7 हैं टोटल। 2015-16 के सर्वेक्षण के अनुसार छत्तीसगढ़ में पीयूटीजी जनजातियों की कुल जनसंख्या 2.50 लाख है, जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की जनसंख्या 78.22 लाख है। तो यहाँ पे कुल आदिवासियों की बात करें इनकी जनसंख्या कितनी है? 78.22 लाख। और यहाँ पे जो पीयूटीजी है उनकी जनसंख्या कितनी है? तो 2.50 लाख है। जबकि पहली 5 जनजातियों को केंद्र सरकार द्वारा पीयूटीजी घोषित किया गया है, और शेष 2 जो हैं यानी कि पंडो और भुजिया, इनको राज्य सरकार के द्वारा ये टैग दिया गया कि पीयूटीजी में, जबकि बाकी 5 को केंद्र स्तर पर मान्यता मिली हुई है। अब ये यहाँ पे अगर हम बात करें कि सरकार आवास कैसे तय करती है, कैसे ये दिया जाता है आवास का अधिकार, तो प्रक्रिया एमओटी यानी कि वही एमओटी है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर यानी कि जनजातीय मंत्रालय जो है वो बात करता है यहाँ पे। तो द्वारा 2014 में इस उद्देश्य के लिए दिए गए विस्तृत दिशा निर्देश पर आधारित है। 4 राज्य स्तरीय विभाग कौन कौन से? तो वन विभाग हो गया, राजस्व विभाग हो गया, जनजाति विभाग हो गया और पंचायती राज विभाग यूएनडीपी टीम के साथ समन्वय कर रहे हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि निवास स्थान किसे कहा जाता है। यानी अभी इसके बारे में कोई डिफिनेशन नहीं है इंटरनेशनल लेवल पर। एमओटीए दिशा निर्देशों के आधार पर जनजाति के पारंपरिक आदिवासी नेताओं से उनकी संस्कृति, परंपराओं, व्यवसाय की सीमा के बारे में परामर्श किया जाता है। सरकार द्वारा इसकी पुष्टि की जाती है और फिर एक आवास घोषित किया जाता है, फिर इसको आवास अधिकार मिल जाता है। अब तक कितनी कमार जनजातियों को आवास अधिकार प्राप्त हुए हैं? तो 4 जिलों में कमार जनजातियों की आबादी 26,622 है। अब तक धमतरी जिले के मगरलोड विकासखंड के मगरलोड उप क्षेत्र के लगभग 2500 लोगों को आबादी वाले 22 पारा या टोला या टोलों को यह मिल चुका है। साथ ही 88,317 बैगा जनजातियों में से 6,483 को यह मिल चुका है। ये टोला या पारा या मोहल्ला आप समझ लीजिए, जो इसको आप कॉलोनी बोलते हैं ना शहरों में, बस वही चीज़ है ये। पर ये छोटे स्तर पर होती है, कॉलोनी थोड़ी बड़ी होती है। यानी कि जहाँ पे 4-6 घर, 10 घर, 20 घर रहते हैं, उसी को पारा, टोला या मोहल्ला कुछ भी कहा जाता है। दोस्तों ये कुछ शॉर्ट न्यूज़ टाइप में है। जैसे यहाँ पे बात की जा रही है कि जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है, ये कहाँ का है? तो यूएसए का है। इसने अभी बृहस्पति पर, जुपिटर पर एक बहुत ही शक्तिशाली जेट स्ट्रीम खोजा है, तो उसके बारे में यहाँ पे बात करें। अगर आपसे कभी पूछ ले कि हाल ही में कौन से ग्रह पर बहुत ही शक्तिशाली जेट स्ट्रीम की खोज हुई है, तो ये है आपका जुपिटर यानी कि बृहस्पति। वही सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, उसमें बहुत ज़्यादा बताने वाली चीज़ें हैं नहीं, बस इतना ही ध्यान रखना था। जैसे जेट स्ट्रीम 500 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से यात्रा करती है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने ग्रह पर एक नई विशेषता खोज की है, एक उच्च गति वाला जेट जो इसके भूमध्य रेखा पर तेजी से दौड़ रहा है। ये वही जेट स्ट्रीम है। जेट मतलब वो आप प्लेन मत समझ लीजिएगा। अब ये सारी चीज़ें होती है तो उसका फ़ायदा क्या? देखिए उसका फ़ायदा ये है कि हमें पता चलता है कि हमारी पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ और अन्य ग्रहों पे कहीं जीवन है कि नहीं है, उसके बारे में जानकारी मिलने में थोड़ा ईज़ी हो जाता है। और बाकी सारी चीज़ें वहाँ पे उसकी विशेषता कैसे है, वहाँ पे काम क्या होता है, वहाँ का वायुमंडल कैसा है, पृथ्वी से मिलता-जुलता है कि नहीं है, और पृथ्वी की विशेषताएँ कैसी है, बाकी वहाँ की विशेषताएँ कैसी है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे पता चलती हैं, ये सारे फ़ायदे हैं इसके। उसके अलावा यहाँ पे आपके बारे में बात की जा रही है, एक अलग शॉर्ट न्यूज़ है ये नेक्स्ट वाली। तो यहाँ पे बात करें कि अमेज़न हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया और हमारी सीबीआई, ये तीनों लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, यानी कि साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। किसके लिए? तो जो भी ऑनलाइन फ्रॉडिंग करते हैं ना, उनको रोकने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पर ये चल रहा है। आप लोग को भी कई बार कॉल आया होगा कि सर लोन ले लीजिए, सर लोन ले लीजिए, सर फोन पे से बोल रहे हैं, सर पेटीएम से बोल रहे हैं, सर गूगल पे से बोल रहे हैं, यहाँ से बोल रहे हैं सर, वहाँ से बोल रहे हैं सर, आपको लॉटरी लग गई 10 लाख की, बस आपको ये करना, आपको लॉटरी मिल जाएगी। इस तरीके से आपको कॉल आएंगे, तो उनको रोकने के लिए कई बार ये लोग क्या करते हैं ना कि अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट और इनके नाम पे जो बड़ी बड़ी कंपनी, इनके नाम पे पेमेंट करवा लेते हैं। अलग लिंक भेजेंगे, बोलेंगे यहाँ पे पेमेंट करना है और मैं यहाँ से बोल रहा हूँ। ये लोग ट्रैक करते हैं कि किसने अमेज़न पर क्या ऑर्डर किया है, या फिर आपने माइक्रोसॉफ्ट का कोई चीज़ खरीदा है कि नहीं खरीदा है। जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट 365 हो गया या फिर इनका कोई सॉफ्टवेयर है उसको खरीदा है, तो ये लोग कहते हैं कि यहाँ से पेमेंट करो, ये अलग लिंक है और यहाँ हम माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी से बोल रहे हैं। तो उसको रोकने के लिए माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न और सीबीआई हमारे साथ में है, तो इसके बारे में आप देख सकते हैं, वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। और ये लोग अमेरिका में भी ये काम कर रहे थे, अमेज़न और माइक्रोसॉफ्ट। ये रहा सीबीआई का ऑफिशियल नोटिस जो एक्स पे, अब एक्स पे कौन-कौन है? एक्स हो गया ये पहले ट्विटर था, अभी एक्स हो गया जब से मैं एलन मस्क आए हैं। तो ये थी एक शॉर्ट न्यूज़। दोस्तों यहाँ पे एक छोटा-सा आर्टिकल है, इसमें बात की जा रही है कि जो कैंसर से बचने की दर है, सर्वाइवल रेट है, तो ये जो है क्षेत्रीय स्तर पर विभिन्न-विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न-विभिन्न दर है। यानी कि अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग दर है। यानी कि क्षेत्रीय विभिन्नता इसमें देखने को मिल रही है, क्षेत्रीय भिन्नता देखने को मिल रही है। तो इसके बारे में हम थोड़ा-सा बात करते हैं। ये स्टडी हुई है और ये आपके जो मेंस एग्ज़ाम है ना, उसमें ये डेटा काम आ सकता है। तो आप थोड़ा-सा इसको ध्यान से सुनिएगा। बात करें द लैंसेट रीजनल हेल्थ साउथ ईस्ट एशिया में प्रकाशित एक अध्ययन में कहा गया कि 2012 और 2015 के बीच
सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित लगभग 52% मरीज जीवित रहे, जो पूरे भारत में जनसंख्या आधारित कैंसर रजिस्ट्री के आंकड़े पर आधारित है। सर्वाइकल कैंसर के रोगियों को जीवित रहने की दर का पता लगाने के लिए भारत के विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न शहरी पीबीसीआर का मूल्यांकन किया गया और पाया गया कि इन क्षेत्रों में जीवित रहने की दर में महत्वपूर्ण भिन्नताएं थीं। ये पीबीसीआर क्या है, तो पॉपुलेशन बेस्ड कैंसर रजिस्ट्री, यानी कि जनसंख्या के आधार पर जो भी कैंसर के डेटा रजिस्टर किया जाता है उसके बारे में बात कर रही है। अध्ययन में भाग लेने वालों में अहमदाबाद शहरी रजिस्ट्री ने उच्चतम जीवित रहने की दर 61.5% प्रदर्शित की। इसके बाद तिरुवनंतपुरम में 58.8% और कोल्लम में 56.1%, और इसके विपरीत त्रिपुरा में जीवित रहने की दर 31.6% बताई गई है। तो आप देख सकते हैं कि जहाँ पे अहमदाबाद शहरी में 61.5% है, वहीं पे त्रिपुरा में 31.6% है, यानी कि लगभग आधे के आसपास। तो यही बताया है कि जो क्षेत्र वाइज है ना, तो ये भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न तरीके से यहाँ पे रिकवरी दर है। यह अध्ययन 2012 और 2015 के बीच 11 पीबीसीआर में निदान किए गए कुल 5,591 सर्वाइकल कैंसर के मामलों पर केंद्रित था। रिपोर्ट में कहा गया कि इन मामलों में कुल जीवित रहने की दर 52% थी, जो पिछले सर्वाइकल सर्वेक्षण 3 की तुलना में लगभग 6% का उल्लेखनीय सुधार दर्शाती है, जहां जीवित रहने की दर 46% दर्ज की गई थी, यानी कि पिछले जब सर्वेक्षण हुआ था उसकी तुलना में 6% का सुधार हुआ। तो ये आपको ध्यान में रखना है। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में जीवित रहने की दर उल्लेखनीय रूप से कम थी। अध्ययन में कहा गया कि नैदानिक सेवाओं तक पहुंच, आबादी के बीच प्रभावी उपचार, नैदानिक देखभाल सुविधाओं से दूरी, यात्रा लागत, सह और गरीबी सहित कारकों ने जीवित रहने की दर में योगदान दिया। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज इन्फॉर्मेटिक्स एंड रिसर्च और आईसीएमआर के वैज्ञानिकों सहित एक शोध दल ने भारत में सर्वाइकल कैंसर पर एक व्यापक अध्ययन किया, जिसमें सारी बातें निकल के आई हैं। अब इसके डेटा को आप अपने आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। सर्वाइकल कैंसर के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। यहाँ पे आपको सर्वाइवल रेट दिखाया गया दोस्तों, अगर कोई देखना चाहता है तो बिल्कुल देख सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप देखिए अहमदाबाद अर्बन में अगर दिखाया जाए तो यहाँ पे 61.5% सर्वाइवल रेट है, यानी कि यहाँ पे जीवित रहने की दर, बचने की दर, आप जो भी कहना चाहें, उत्तर जीविता कहने की दर, या जो भी आप कहना चाहें, जो भी आपको वर्ड अच्छा लगे। उसके बाद तिरुवनंतपुरम का स्थान आता है, यहाँ पे 58.8% है, और यहाँ पे आप त्रिपुरा को सबसे नीचे पाएंगे जहाँ पे 31.6% है। इसी तरीके से कोल्लम हो गया, मुंबई ओवरऑल। तो ये एवरेज है, ये एवरेज से ऊपर वाले हैं, एवरेज से नीचे वाले हैं। अगर आपका कोई यहाँ पे है स्टेट तो आप इसको जरूर देखिएगा, या फिर आपके क्षेत्र कोई है तो इसको जरूर देखिएगा।